तो आप सभी को नमस्कार। मैं बहुत ज़्यादा अभी व्यूअर्स पर नहीं जा रहा हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में अपनी लाइव वीडियो में तीरथराज प्रकरण जो है, घोटाला प्रकरण उस पर बात की थी। और पिछले 25 अप्रैल से मैं इस प्रकरण पर बहुत ही मतलब गंभीरता के साथ काम कर रहा हूँ। और मैंने इस पिछले प्रकरण में ये भी बात रखी थी कि तीरथराज घोटाला जो है, वो क्या है? और इसके साथ में ये घोटाला और जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की निरंकुशता है वो कैसे हुई है। तो आज जो है, आज के 29 मई को आज मैं बात करने वाला हूँ मुख्य रूप से इस प्रकरण को लेकर कुछ अपडेट्स की, और वो बड़ी गंभीर अपडेट्स हैं। जो मुझे लग रहा है जो प्रदेश में हो रहा है, बड़ी गंभीर अपडेट्स हैं। और आज मैं अपनी बात इस पूरे तीरथराज प्रकरण की अपने इस प्रश्न से शुरू कर रहा हूं। एक प्रश्न से हम इस बात को शुरू कर रहे हैं कि तीरथराज प्रकरण जो अभी पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है, वो वास्तव में एक प्रकरण है, एक घोटाला है, या किसी समूह की कोई साजिश है। तो हुआ ये कि आपको पता है कि मैं बहुत खुलकर बात करता हूं, तो आज भी मैं आपसे खुलकर ही बात करने वाला हूं। हुआ ये कि अब चूंकि मैंने पोस्ट डाली थी, और वो एक किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर थी, और मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो चूंकि 500 करोड़ का घोटाला है, लाइव वीडियो के बाद बहुत मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस घोटाले के तथ्यों पर अब जाने की। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, तथ्यों में जा रहा हूं। और इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि इस घोटाले से जुड़े हुए जो दो संबंधित पक्ष हैं, मैं उनसे बात करूं, उनकी पहले सबसे बातचीत करूं। तो खैर, मैं बातचीत पे जाने से पहले आपको बताता हूं कि इस घोटाले की फाइंडिंग क्या रही है अभी तक मेरे पास। वो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। वो घोटाले की फाइंडिंग ये रही है कि तीरथराज प्रकरण में जब मैं तहों को जो है, परतों को जो है वो कुरेदना शुरू किया, इसमें मेरी फील्ड के भी काफी साथियों से बात हुई। इसमें मेरी कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी बात हुई, और तमाम लोगों से बात हुई। पिछला वीडियो एक मीडिया रिपोर्ट आधारित था, और अब जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, ये शुरुआती ये वीडियो दो पक्षों में है। पिछला वीडियो काफी लंबा हो गया था, 1 घंटे 6 मिनट का। मैं इस वीडियो को मुश्किल से बमुश्किल 10 15 20 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। लेकिन आज जो बात निकलने वाली है, वो बहुत ज्यादा गंभीर निकलने वाली है बात। तो मामले की जब मैं तह पे किया, तो मैं बहुत तकनीकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस तकनीकी बात को समझने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। और आपको पता ही है, रेवेन्यू जो है, राजस्व के प्रकरण इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इनको समझना अपने आप में मतलब एवरेस्ट चढ़ने का काम है। तो मैं अभी तकनीकी बातों पे नहीं जा रहा हूँ, हालांकि इतने दिनों में एक तरह से राजस्व की मेरी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी हो गई है कि कहाँ चीजें क्या होती है, कैसे होती है। इसमें जो मजेदार चीज आ रही है, और जो मैंने पिछली बार एक बात आप लोगों से शेयर की थी, उसकी जड़ कहीं ना कहीं मुझे इस पूरे घटनाक्रम में दिख रही है। और वो क्या है, अब मैं इस पर आता हूँ। हुआ ये कि जब मेरी बात हुई, तो ये पता चला कि भाई जो भी 500 करोड़ के घोटाले की जो खबर आई, किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर, तो जब इस घोटाले के आंकड़ों पर मैं गया, तो पता चला कि तीरथ राज की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या भूमिका है। ये मैंने अपने पहले ही दिन से, पहली ही पोस्ट से ये बहुत स्पष्ट करना शुरू किया है कि मेरा तीरथ राज से कोई व्यक्तिगत बैर मुटाव नहीं है। मेरा विषय है 500 करोड़ का घोटाला, प्रदेश में जो अव्यवस्था चल रही है उसकी बात है। तो जब मैं गया, तो जो जानकारी मिली कि भू अधिग्रहण अधिकारी कलेक्टर वहां पे, और हालांकि एसडीएम को भी बनाया जाता है, और तकनीकी रूप से जब जाते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो बटांकन और नामांतरण हुआ, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी थे, जैसा कि माननीय न्यायालय की रिपोर्ट में आया है कि भाई वो तहसीलदार और पटवारी का मामला था। तो ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, वो जो अखबारों और इसमें आया है ना, हाईकोर्ट के न्यायालय की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप निराश मत होइएगा, इसके अंत में ना बड़ी मजेदार चीज आने वाली, बड़ी मजेदार। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, और पिछली बार के जो वीडियोस में मुझे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला है,
वो इतना अच्छा और उत्साहवर्धक है कि मतलब अब मुझे लोकप्रियता के कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको इतने व्यूज मिल गए, रील्स लाइक्स मिल गए, शेयर मिल गए। ये मैं इस बात की कर रहा हूँ कि पिछला वीडियो मेरा कहाँ तक पहुंचा है और उसका प्रभाव क्या आया है। बड़े से बड़े स्तर के लोगों का फोन आया और उन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया कि बहुत जरूरी है। चूंकि मैंने बात को जिस ढंग से प्रस्तुत किया था तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला था। तो सबका कहना था कि यदि घोटाला किया है तो इनको निपटना बहुत जरूरी है। बिल्कुल निपटना चाहिए। कई लोगों ने कहा नहीं कार्रवाई होगी, सिस्टम सेट है, और मैं अपनी बात पे पुख्ता था कि नहीं भाई, यदि दोषी है तो कार्रवाई होगी। तो जब मैं इस पूरे प्रकरण में गया, जब मैंने तो देखा कि भाई, और ये अभी मैं सॉरी मैं आगे बढ़ रहा था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं छोड़ रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और एक बड़ा नाम आपको फिर अब लेने जा रहा हूँ जो मेरी पिछले वीडियो में बड़ा संतुलित रूप से आया था वो नाम। लेकिन इस बार वो नाम मैं थोड़ा सा सस्पिशियस के संदर्भ में लेने जा रहा हूँ, मुझे संदेह है इस नाम पर। और ये संदेह क्यों बना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी ये जिम्मेदारी थी पीछे पिछले वीडियो के बाद कि भाई मैं तथ्यों की अब जांच परख करूं। मैं तो अभी एक मीडिया रिपोर्ट के बेस पे बात कर रहा था, और वो मीडिया रिपोर्ट ऐसी थी कि जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रामाणिक अभी माना जाता है। मैं उस मीडिया रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था। तो मेरा मानना था कि भाई ये मीडिया रिपोर्ट प्रामाणिक है और इसके तथ्य प्रामाणिक है। लेकिन मेरा शक की सुई जो है वो कहाँ से घूमनी शुरू हुई। कहाँ से शुरू होती है साहब, इंटरेस्टिंग कहानी। मैंने फोन लगाया, मैसेज किया एक मुकेश बंसल साहब को। आप जानते हैं मुकेश बंसल साहब, मैंने पिछली बार आपको अ, बताया था कि अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में भी सचिव है और वित्त विभाग में भी सचिव के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो मुकेश बंसल साहब को मैंने मैसेज किया कि आपसे बात करनी है, चूंकि आप उस समय वहां के कलेक्टर थे तो मुझे कुछ चीजें जाननी है। फिर उनका फोन आया, हमारी बात हुई। बात तक बड़ी नॉर्मल चीज थी, हाँ भाई एकदम ठीक है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि सब ये जो प्रकरण था इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा यार अब 10 साल हो गए यार, मुझे याद नहीं है। बंसल साहब, मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे इस बात को, और याद नहीं है, 10 साल पुराना प्रकरण है। यदि 500 करोड़ का घोटाले का प्रकरण है, तो बंसल साहब आपको याद नहीं है, यहां से आपकी बात ने मेरे दिमाग में शक की सुई को जन्म दिया। जैसे मैंने कहा प्रशासनिक अधिकारियों की नब्ज पकड़ना आता है मुझे। तो मैं उस दिशा में फिर बढ़ा, और फिर जब दूसरी चीज मैंने आपसे कही कि सब ये रिपोर्ट की कॉपी कैसे मिलती है, कैसे मिल सकती है, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जो भी है, उस समय फिर, अब मैं साथियों से बात कर रहा हूँ कि उस समय जो बंसल साहब का रिस्पॉन्स था वो मुझे शक के करने की एक बड़ी गुंजाइश दे गया। उन्होंने कहा यार आरटीआई लगा के मांग लो यार, और आरटीआई से वो रिपोर्ट मिल जाएगी और देख लेना। ये जो बात थी ना, इस बात ने मुझे इस पूरे घटनाक्रम को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि यदि एक ऐसे कलेक्टर जो कि बहुत गंभीर थे भ्रष्टाचार को लेकर, उन्होंने जब 1300 पेज की तथाकथित रिपोर्ट, क्योंकि अब मैं जिस मीडिया रिपोर्ट की बात कर रहा हूं वो तथाकथित रिपोर्ट के हिसाब से यदि वो 1300 पेज की रिपोर्ट थी, तो बंसल साहब को बहुत पुख्त रूप से उसके फैक्ट्स मालूम होने चाहिए थे। लेकिन मुकेश बंसल साहब ने कहा कि भाई मुझे तो याद ही नहीं है, और देश का इतना बड़ा मामला। तो जब यहां से मेरे शक की सुई घूमना शुरू हुई, मैंने कहा यार बॉस दाल में कुछ काला है, पक्का 100% दाल में कुछ काला है। तो अब मैं फिर इस प्रकरण, मैंने कहा जब बंसल साहब का इस तरह की प्रतिक्रिया है, मतलब तीरथ राज अग्रवाल प्रकरण इतना सरल नहीं दिख रहा है जितना है, या जितनी अभी उसको हाइप मिल गई है यदि मैं कहूँ। तो फिर मैंने अपने फील्ड में लोगों को एक्टिवेट किया, बातचीत की, तमाम चीजें, तो जो तमाम फैक्ट्स निकल कर आए वो बड़ी मजेदार चीज। सबसे पहली चीज जो हाई माननीय न्यायालय ने कहा, सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जो उस समय थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें पूरी तरह से पटवारी और तहसीलदारों का खेल था। साथ में तीरथ राज अग्रवाल की जो भूमिका मुझे दिखाई देती है इस प्रकरण में,
वो ये दिखाई देती है कि तीरथ राज अग्रवाल ने मुआवजों के बंटवारे में, जो मुआवजा आया, पैसे की जो राशि आई, उसके बंटवारे में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई होगी। इसके अलावा मुझे रायगढ़ में इनके विषय में और कोई भूमिका दिखाई नहीं दी। हाँ, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन जरूर करूंगा कि यदि आप लोगों को कोई फैक्ट मिलते हैं तो मुझे बताइए। मुझे अपनी चीजों, यदि मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे सुधारने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं भी इस प्रकरण की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आगे बात करूंगा वो बहुत मजबूत बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने सब संबंधितों से बात किया, तो लोगों का कहना था कि तीरथ राज प्रकरण, अग्रवाल की भूमिका इसमें संभवतः ये हो सकती, संभवतः यूज कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ शब्द, ये हो सकती है कि तीरथ राज ने ना बटांकन किया होगा ना नामांतरण, और ये मुकेश बंसल साहब के कलेक्टर बनने के पहले की बात है, जब अमित कटारिया साहब ने उस पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया था। और उस समय काफी चीजें व्यवस्थित हो गई। तो ये इन दोनों के आने के पहले की बात रही। लेकिन जब मुआवजे बंटने की बात जो थी, तो उसमें भूमिका ये रही तीरथ राज अग्रवाल की कि भाई, कोई व्यक्ति आपके पास चेक लेने आया है तो हो सकता है। और मैं अब आपको बताऊं कि जब मुकेश बंसल साहब से की बातों से मुझे शक हुआ कि बंसल साहब को कैसे फैक्ट्स याद नहीं है, कैसे चीजें याद नहीं, उन्होंने बड़ी सतही तौर पे मुझे कुछ एक दो बातें बताई। तो फिर इस समय मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जब यदि मैं कलेक्टर से पूछ रहा हूँ, तत्कालीन कलेक्टर साहब से, तो ये भी जिम्मेदारी थी कि तत्कालीन एसडीएम से भी बात करूं मैं इस लाइव होने के आधे घंटे पहले तीरथ राज अग्रवाल से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आया था। और जो तीरथ राज अग्रवाल की बात थी, लगभग लगभग 100% बातें उनकी जमीन की बातों से मैच कर रही थी। मैं एक्चुअली तीरथ राज अग्रवाल को क्रॉस चेक करने गया था। मैंने उनसे तीन चार प्रश्न पूछे, मैंने कहा मुझे इसी का जवाब चाहिए, इसके अलावा आप कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो उन्होंने बातें बताई वो लगभग जमीन की बातों से, जो मेरे सूत्रों की जो बात आ रही थी, जो व्यक्तियों से पता चली, वो आ रही थी। तो अब मेरे दिमाग में ये बात आई कि सर, जो मैंने अपनी पिछली फेसबुक पोस्ट में भी लिखा था, अभी आपको लग रहा होगा खुदा पहाड़ निकली चुहिया, मेरे साथ भी यही हुआ जब मैं इसके फैक्ट्स पे गया था। लेकिन ये मसला हुआ क्या होगा, इसकी कहानी को अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मसला हुआ क्या होगा? ये मसला ये हुआ होगा कि इस बारे में कोई कहीं कोई पुख्ता खबर नहीं है कि भाई, तीरथ राज अग्रवाल के खिलाफ मुकेश बंसल साहब ने 1300 पेज की रिपोर्ट कैसे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि मैं मान रहा हूं कि 1300 पेज की रिपोर्ट्स है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें अनेक्शर होंगे, बहुत सारे रहते हैं ना, खाता पर्ची, ये वो तमाम चीजें। और बंसल साहब ने रिपोर्ट दिया होगा, दो तीन चार पेज की होगी, पर मुश्किल उससे ज्यादा की कोई रिपोर्ट नहीं होती है। तो वो उन्होंने अनुशंसा की होगी। लेकिन ऐसी क्या अनुशंसा थी और किस कारण से वो अनुशंसा थी कि भाई, तीरथ राज अग्रवाल पे एफआईआर दर्ज हो गई, जबकि उनकी भूमिका सिर्फ चेक बांटने में थी। हाँ, चेक बांटने में हो सकता है तीरथ राज अग्रवाल ने, निश्चित तौर पे ये होता है, सामान्य होता है। उनको भी पता है कि इतना पाक साफ कोई नहीं है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ भाई, कोई आया होगा, हाँ भाई, तो तुम्हारा पैसा रिलीज करना है तो उसके बदले इतना दे जाओ, चलो ठीक है। मैं जिसको अपने पहले वीडियो में बात कर रहा था, शिष्टाचार अलाउड है, मैं अभी कोई क्रांतिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो संभवतः ये हुआ। रायगढ़ के जिन लोग हैं उनका ये मानना है कि वहां पर ये हवा है कि शायद मुकेश बंसल साहब और तीरथ राज, जब मैंने तीरथ राज अग्रवाल से भी पूछा कि भाई, क्या मसला हो सकता है ये, तो उनका भी कहना था कि बंसल साहब से मेरा व्यक्तिगत वास्तव में कुछ नहीं था। ये मेरे भी समझ से परे है कि बंसल साहब ने ऐसा क्यों लिख दिया मेरी रिपोर्ट पे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस चीज का दुख जो है वो आज 9 साल तक भोग रहा हूँ। खैर, मैं अभी उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भावनात्मक बात नहीं करूंगा, मैं एकदम हार्डकोर अपने विषय से नहीं बात करूंगा। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जब ये सार्वजनिक है, बातें सारी चीजें हैं, तो बंसल साहब ने 1300 पेज की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण तीरथ राज को एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई। मजेदार चीज कि तीरथ राज अग्रवाल, अब खैर उन्होंने जो भी फेस किया होगा, मजेदार चीज ये रही कि ये केस को जब कैबिनेट ने, या जो सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लीन चिट दिया, तो उन्होंने इन फैक्ट्स के आधार पे दिया। हाँ, मैं जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश देख रहा हूं, उसमें एक बहुत बड़ी कमी या त्रुटि है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने
उसमें कहीं भी रीजंस नहीं बताया है कि भाई हाँ, तीरथ राज ने पक्ष रखा तो क्या रखा, उस पक्ष को सुनकर कैसे उसका एग्जामिन किया गया, तमाम चीजें वो शामिल नहीं है। तो यदि मैं टेक्निकली बात करूं तो सामान्य प्रशासन का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, और स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होने के कारण उस आदेश पे शक नहीं होता है, बस ये मानते हैं अरे यार कुछ तो बताना चाहिए था, ऐसा है, ठीक है। लेकिन अब जो कहानी है वो मैं आता हूँ, और वो कहानी ये हो रही है कि ये केस जब आता है, तीरथ राज अग्रवाल को जब क्लीन चिट मिलती है, फिर से एक पर्टिकुलर मीडिया घराने में वो खबर आती है कि भाई 500 करोड़ के आरोपी को क्लीन चिट कैसे दे दी गई। इस खबर को उठाने का जो मेरा भी आधार था, और जो मुझे कहानी समझ में आती है कि आईएएस जो है ना, मैं आपसे शुरू से कहता आया हूं, बड़े शातिर होते हैं, बड़े शातिर। और मुझे लगता है कि शायद किसी एक मीडिया घराने को ये जो आईएएस की लॉबी है, इन्होंने अपने हाथ का शायद खिलौना बनाया है, खिलौना। शायद बंसल साहब, अब मुझे पता नहीं, मैं भी पुख्ता नहीं हूं, लेकिन बंसल साहब मैं आपसे अपनी भावनाएं शेयर कर रहा हूं कि शायद आपने भी सोचा होगा कि यदि ये आदमी मुद्दा उठा रहा है तो चलो यार ठीक है। क्योंकि मैंने जब आपसे पूछा कि क्या सचिवालय स्तर पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या तीरथ राज प्रकरण पे, तो आपने कहा नहीं अभी तो नहीं हो रही है। फिर मैंने कहा तो कैसे मामला बढ़ेगा, तो बोले जब जन मुद्दा बन जाएगा तो ये मामला बढ़ जाएगा। बंसल साहब, अब जन मुद्दा तो बनेगा, 100% बनेगा। किसके लिए बनेगा वो अब आप लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि यदि 1300 पेज की रिपोर्ट है, यदि मीडिया खबरों में प्रकाशित हुई है, तो शायद आपने जिस तरह से मुझे उपयोग करने की कोशिश की होगी कि यार यदि मैं एफआईआर का आदेश दे रहा हूं और उसके बाद भी तीरथ राज अग्रवाल कहीं बरी हो रहे हैं, तो क्यों बरी हो रहे हैं, और यदि आपके पास फैक्ट्स है तो आप बताइए। अभी तो मेरी नजर में तीरथ राज अग्रवाल 500 करोड़ के घोटाले में दूर दूर तक शामिल नहीं दिख रहे हैं, मेरी नजर में। अब मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब भरोसा उठ गया। एक तो भरोसा उठा जब भारत ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया, अभी हमारा ऑपरेशन सिंधु, मीडिया ने अपनी नीलामी कर ली प्रामाणिक खबरों की, और दूसरा उठा तीरथराज प्रकरण से। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या जिस तरह से आपने किसी एक मीडिया घराने को अपने हाथ का खिलौना बनाया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ शायद वो मीडिया जो घराना है वो बिक गए। हुआ ये होगा कि मीडिया को स्वाभाविक है खबर चाहिए, और जब बड़ी खबर है वो आप लोगों पर भरोसा करता है, आप लोगों पर, कि भाई जब आप इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं तो आप कोई प्रामाणिक खबर देंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वो मीडिया हाउस ने जो खबर चलाई होगी ना, उनको कहीं ना कहीं से तो मिली हो। आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है बात, अभी आप मत समझिएगा कि अरे यार ये तो ऐसा निकल जा रहा है, अभी आप आनंद लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं छोटी बातें नहीं करूंगा आप लोगों के साथ जो सामान्य बाजार में चल रही है। तो सब तीरथ राज ने 500 करोड़ का नहीं किया, और मैं कह रहा हूं 500 करोड़ का किया क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, और जब मैंने आपसे पूछा तो आप उस केस के मैं कुछ कहने से बच गए। अब इसका मतलब जो मैंने सरकार से अपने पिछले पत्र में मांग की थी कि सब यदि तीरथ राज अग्रवाल दोषी नहीं है, तो क्या मुकेश बंसल जी तत्कालीन कलेक्टर ने सरकार को गुमराह करने के लिए एक शासकीय, एक लोक सेवक को गुमराह पर कुछ अपना व्यक्तिगत आरोप निकालने के लिए या भड़ास निकालने के लिए एक शासकीय सेवक पर दुराग्रह पूर्वक एफआईआर करने का आदेश दिया था? क्या ऐसा है? ये बंसल साहब आपको सबके सामने आकर बताना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से कि आपने कह दिया कि एक साहब एक 1300 रिपोर्ट पेज की रिपोर्ट थी, आपने ही मतलब मीडिया ने। तो लेकिन साहब यदि आपने, और ये एकदम सबको तय है कि एफआईआर तो भाई आपके आदेश पे हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहां से शुरू हो रही है, जो मैंने आज अपने फेसबुक पेज में शेयर किया। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन। मुझे पता है ब्यूरोक्रेसी में लोग देखते हैं मेरी पोस्ट, लाइक्स वाइक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा हम आप हमारे साथ खेलते हैं, हम लोग भी आपके साथ खेल लेते हैं। तो अब मुकेश बंसल साहब को मैं यहां से थोड़ा अलग करता हूं। तो अभी पहली मांग तो अब मेरी सरकार से ये है कि सब मुकेश बंसल साहब पे भी
यदि मीडिया रिपोर्ट्स की बात सही है तो मुकेश बंसल साहब पे भी जांच बैठनी चाहिए कि मुकेश बंसल साहब ने किस आधार पर अपनी ये 1300 पेज की रिपोर्ट दी। और नहीं तो मुकेश बंसल साहब आकर खंडन करें कि ये जो मीडिया का समाचार है ये दुराग्रह पूर्वक है या गलत खबर प्रकाशित हुई है। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये तो अब बात ही है, लेकिन अब मैं अपने दूसरे सिरे में जा रहा हूं। मैंने आज पहले ही कहा था आपको कि मैं आज 15-20 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था सर, नेतृत्व परिवर्तन की बात। मजेदार चीज, मैंने अपने पिछले लाइव में आप लोगों से बात किया था कि साहब, सीएम साहब के विरुद्ध एक साजिश चल रही है ब्यूरोक्रेसी की, जिसमें कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को अस्थिर करके उनको हटाने की साजिश चल रही है। तो आप लोगों ने सोचा होगा सर, नेतृत्व परिवर्तन की बात है, मतलब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने वाला हूं। नहीं साहब, मेरा सीधा आरोप है श्री ओम प्रकाश चौधरी जी पर। मैं जिस मीडिया घराने की बात कर रहा हूं वो श्री ओम प्रकाश चौधरी जी के बहुत विशेष खबरों को चलाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या कैबिनेट का जो निर्णय आया वो बहुत सोची समझी साजिश के तहत मीडिया में प्लांट किया गया कि सब 500 करोड़ के घोटाले को क्लीन चिट और आईएएस बनने वाले थे, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये अब आईएएस बन जाएंगे। अब जो बात है, फिर उसके आगे यदि मैं जा रहा हूं तो ये जो पूरा गैंग है, एक्चुअली अब मैं गैंग यूज कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश की ऐसी तैसी हो रही है भाई। प्रदेश की तो आप लोगों ने ऐसी तैसी कर दी है। अब मैं अभी बंसल साहब आपसे अलग हो गया हूं, अब मैं ओपी चौधरी साहब पे जा रहा हूँ। ओपी चौधरी साहब, 2000 बैच, आप हैं बैच में, एक सेकंड आ रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से फैक्ट्स पर जाऊंगा। अब यदि मैं बात करूं कि ओम प्रकाश चौधरी साहब, आपके माध्यम से कौन कौन से अधिकारियों का जुड़ाव इस प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ने में हो रहा है। और मैं अभी इस बात पे आ रहा हूं कि यदि तीरथ राज अग्रवाल प्रकरण में कोई फैक्ट नहीं था तो ये मामला मीडिया में उछला कैसे कि 500 करोड़ का घोटाला। क्या कोई भी बताएगा कि ये 500 करोड़ के घोटाले का शब्द कहां से आया। इससे यदि सरकार की छवि खराब हो रही है, मैं सीधे सीधे पी दयानंद साहब से सबसे पहले कहता हूं, पी दयानंद जनसंपर्क के सचिव हैं। यदि मीडिया रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ कोई शिकायत आती है कि साहब 500 करोड़ का घोटाला है, और यदि सरकार को उसमें नहीं मिल रहा है, तो पी दयानंद सीएम हाउस में बैठे बैठे क्या दाल की खिचड़ी बना रहे थे? मीडिया रिपोर्ट्स में उनको संज्ञान लेते नहीं है, या सरकार की छवि खराब हो रही है, मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो रही है? हमारे एक मित्र अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे लाइव होने के 10 मिनट पहले, भूपेश बघेल के समय करोड़ों का घोटाला हुआ, तमाम हुआ, लेकिन जनसंपर्क ने 1.5 साल में भूपेश बघेल की छवि को उठाकर प्रदेश में बना दिया कि हाँ यार, ये मुख्यमंत्री लोकप्रिय है। और आज हमारी सरकार को आए कितने साल हो रहे हैं साहब? 2 साल होने को आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी की छवि में जनसंपर्क क्या कर रहा है? सिर्फ पैसा बहा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसमें कितने करोड़ों का घालमेल हो रहा है, ये कौन बताएगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? सीएम साहब की छवि आज भी उभर के क्यों नहीं आ पा रही है? आप कहेंगे साहब सीएम साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सीएम साहब कुछ नहीं कर रहे हैं तो सीएम सेक्रेटरिएट में बैठे दयानंद साहब क्या कर रहे हैं फिर? दयानंद साहब क्यों उनको गाइड नहीं कर रहे हैं कि सीएम साहब ये करना चाहिए और इससे आपकी छवि लोकप्रिय होगी? दो चार काम एक दो दिन में फोटो। मैं आपको एक और मजेदार फैक्ट बताता हूं। अब ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, इसमें कहीं कहीं दो मत नहीं कर रहा हूँ। हुआ ये था, सरकार बनने के शुरुआती दौर में जब मंत्रिमंडल गठन हो गया था ना, तो हर जगह आप मीडिया में देखिए, जब भी बड़े निर्णय होते थे वो चाहे किसी भी विभाग के हो, ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री ने इतना बड़ा बजट पास किया। और जो मुझे आखिरी रिपोर्ट याद आ रही है, शायद महाविद्यालयों के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई थी। वो भी जब राशि जारी की सीएम साहब ने, क्योंकि उच्च शिक्षा उधर उनके पास आ गया था, तो उस समय भी ये खबर सबसे पहले आई कि भाई वित्त मंत्री जी ने 75 करोड़ रुपए की राशि जारी की। भाई हमारे यहाँ तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज तक वित्त मंत्री लोग बड़े शांति से पर्दे के पीछे काम करते रहे हैं।
कि भाई कभी कोई बच्चा दुकान में जाके थोड़ी ना बोलता है जब जूता लेने जाता है कि भैया मेरे पापा ने मेरे को 1200 रुपए दिए हैं जिसका मैं जूता खरीद रहा हूँ। वो तो बच्चा जाता है और जूते के पैसे देता है और जूता लेकर आ जाता है। ये अंडरस्टूड है कि भाई बच्चे के पास पैसे नहीं है, पैसे देंगे तो पिताजी देंगे या माताजी देंगे। तो मीडिया में ये खबरें चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी कि सब हर चीज ओपी चौधरी कर रहे हैं क्योंकि वित्त विभाग इनके पास है। और जो आपकी आखिरी खबरें आना रुकी है, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है वो, कि जो 75 करोड़ रुपए महाविद्यालयों को दिए गए, उसमें तत्काल खबर आई कि वित्त मंत्री जी ने 75 करोड़ रुपए दिए। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 करोड़ रुपए महाविद्यालयों को जारी किए उनकी मांग पे, जो भी वटेवर जो भी था। तो इसका मतलब साहब एक लॉबी, जो मैं पहले कह रहा था कि ब्यूरोक्रेसी की एक लॉबी सीएम साहब को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। तो अब मैं यदि जरा उस लॉबी पे जाऊं तो मैं दयानंद साहब को इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि यदि इस तरह के 500 करोड़ की छवि आ रही है और इससे छवि सिवाय सामान्य प्रशासन विभाग सीएम साहब के किसी की छवि खराब नहीं हो रही है, तो जनसंपर्क विभाग ने क्या एक भी प्रयास किया कि सब सीएम साहब की छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया जाए? दयानंद साहब जवाब देंगे, सुन रहे हैं तो? मेरे पहले वीडियो पे तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अभी आएगी क्या? आपके पास हिम्मत है कि जवाब दे दे कि भाई क्यों आप सीएम साहब को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? सामान्य प्रशासन विभाग के लिए ये इमेज क्यों जा रही है कि यदि तीरथ राज अग्रवाल कलेक्टर बन जाएंगे तो ये सरकार का फेलियर होगा? 500 करोड़ का घोटाला। दयानंद साहब, आप जनसंपर्क के सचिव के नाते जिम्मेदार हैं और आपको सामने आना पड़ेगा साहब। छोड़ेंगे नहीं आपको, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ सीएम हाउस में बैठ के खेल खेलने के लिए नहीं है। आप आइए, 2 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। 2 दिन नहीं बल्कि कल तक आपका स्टेटमेंट आना चाहिए जनसंपर्क सेक्रेटरी का कि ये घटना कैसे हुई। 500 करोड़ के घोटाले का राशि कहां से आई, कहां से ये फिगर जनरेट हुआ? यार तमाशा चल रहा है। आपके ऊपर कितने आरोप लग रहे हैं जनसंपर्क सचिव के नाते? मीडिया की हालत खराब कर दी है, मीडिया के साथी रो रहे हैं हमारे कि जो बंदरबाट आप लोग वहां कर रहे हैं। नहीं छेड़ूंगा मैं वो विषय, फिर अटक जाऊंगा। तो दयानंद साहब, कल तक, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख की शाम तक आपका स्टेटमेंट, जनसंपर्क सचिव का स्टेटमेंट होना चाहिए कि जनसंपर्क विभाग क्या कर रहा था सीएम साहब की छवि को बचाने के लिए। और यदि आपका स्टेटमेंट नहीं आता है तो क्या मैं ये मानूं कि 2005 बैच जो है आईएएस का, मैं अब नाम लेना शुरू कर रहा हूं साहब, मुकेश कुमार बंसल 2005 बैच, आर संगीता 2005 बैच, रजत कुमार 2005 बैच, राजेश सुकुमार टोप्पो 2005 बैच, एस प्रकाश 2005 बैच। इसके अलावा और बैच के कुछ साथी हैं, जयप्रकाश मौर्य जो कोल लेवी घोटाले में फंसे हैं, जिन पे चार्जेस लूज होने शुरू हो गए, ठंडे बस्ते में चला गया। सौरभ कुमार, ये भी है। मैं भी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हर सरकार में एक बैच की प्रमुखता होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और हम मानते हैं। लेकिन सब प्रमुखता होने के बाद सरकार की छवि के लिए लोग क्यों काम नहीं कर रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ओपी चौधरी जी, मैं आप पे ये सीधा आरोप लगा रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए, मेरे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन की छवि खराब करने के लिए, कि हमारी सरकार की छवि इतनी खराब है, उसके लिए ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि आप और आपकी जो पूरी टीम है वो हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे। ये मेरा सीधा आरोप है आप पे। और मैं अपने संगठन से ये मांग करता हूं कि सर, ओपी चौधरी जी को सबसे पहले वित्त विभाग उनसे लेना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, वित्त विभाग छीना जाए उनसे।
बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है, क्योंकि अब इन लोगों की मंशा जो है वो संदेह के दायरे में आ गई है। इनके बैच की पूरी मंशा संदेह के दायरे में आ गई है। और दूसरी बात जो है, पी दयानंद से भी तत्काल सीएम हाउस का प्रभाव वापस लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के विरुद्ध कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रही है। तो जो मैंने नेतृत्व परिवर्तन की बात की थी भाई साहब, आप लोग के खुश होने की बात नहीं थी ये। आप यदि मेरे मुख्यमंत्री के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, यदि मुझे जमीनी स्तर पर पता चल रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आवाज उठाऊं। आप मुझे सिद्ध करिए कि मैं गलत हूं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है आप लोगों की हरकतों के कारण। और ये हाहाकार मालूम है क्यों क्यों नहीं उठ पा रहा है, अंदर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है अंदर से? वो इसलिए नहीं निकल कर आ रहा है क्योंकि आपने ऐसा र्यूमर फैला दिया है साहब कि आप अमित शाह जी के आदमी हैं, माननीय अमित शाह जी के। ये मुझे पता है कि आप माननीय अमित शाह जी के आदमी नहीं है। र्यूमर फैलाते हैं आप दिल्ली जा जाके। 2 बार डांट पड़ी है आपको बीजेपी में। बताऊं क्या अभी सबको? बता दिया, लीजिए। किस लिए डांट पड़ी है वो बताऊं क्या? तमाशा बना दिया है भाजपा। भाजपा को क्या समझ रखा है आपने? है? ये जो पूरा बैच है ना, ये टारगेट में है, बता रहा हूं मैं। पूरा बैच आपका टारगेट में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मेरे पास कोई पुख्ता सबूत है, लेकिन आप लोगों की जिस तरह की हरकतें चल रही है, सीएम हाउस से जैसे खेल चल रहे हैं ना, सीएम हाउस का तो मैं बता रहा हूँ दयानंद साहब, आपका तो इतने कारनामे है ना कि गट्ठर बन जाए यहाँ पे। तो दयानंद साहब, आप तत्काल अपना ट्रांसफर करवाइए सीएम हाउस से, और वहां पे आपके बैच के बाहर के किसी अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया जाए। ये मेरी सीधी सी मांग है, क्योंकि मुझे मेरी सरकार की छवि अच्छी चाहिए, बेहतरीन चाहिए। हमें ऐसा काम करना है, ये हमारी पंडित दीनदयाल जी की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी है। इसको कोई आईएएस डोमिनेट नहीं करेगा साहब। आप नहीं कर रहे हैं भ्रष्टाचार, आप ईमानदारी से छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। आप बोल दीजिए साहब, मैं ऐसी परिस्थितियां, यदि मेरे ऊपर कोई संदेह कर रहा है। आपको पता है दयानंद साहब, मैंने आज तक संगठन में कोई दायित्व क्यों नहीं लिया, अलग अलग चीजों पे। बहुत बार मेरे को अलग अलग आनुषांगिक संगठनों में प्रयास हुआ है। मैं आज आनुषांगिक संगठनों के भी पदाधिकारियों को बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता हूं मैं। मेरे इतने, मतलब, बिना काम के काम है ना। जैसे ये बिना काम का ही काम है आज। ये मेरे इतने बिना काम के काम है जिसके कारण मैं संगठन का दायित्व तो नहीं ले सकता हूँ। तो मैं कम से कम अपना पद बढ़ाने के लिए, कि भाई साहब लोगों के पास ये बताने में मजा आएगा कि सब इस मंच का, इस संगठन का मैं ये पदाधिकारी हूँ, प्रांत पदाधिकारी हूँ सब। मैं इन गेम्स में नहीं जाता, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को न टिकट की जरूरत है, न आयोग निगम मंडल की जरूरत है। मैं सक्षम हूँ बाहर रहकर काम करने के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। तो साहब, मैं अब इस लॉबी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, और ये मांग कर रहा हूं यहां से कि या तो सबसे पहले मुकेश बंसल जी पर ये जो पूरा र्यूमर फैला तीरथ राज अग्रवाल के केस में 500 करोड़ के घोटाले में, कि ये पहली चीज मुकेश बंसल जी ये बताएं कि भाई ये 1300 पेज की रिपोर्ट कहां से आई, यदि ये रिपोर्ट गलत है तो उसका खंडन करें, उसके बारे में आगे उनको जो उचित लगता है वो करें, कि पब्लिक डोमेन में जानकारी थी और इनकी ओर से कोई खंडन नहीं आया। दूसरी बात, सरकार यदि मुकेश बंसल गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई करे। तीसरी बात, सरकार की छवि खराब करने के लिए जनसंपर्क ने क्या किया, जनसंपर्क सचिव ने क्या किया, वो बताएं। उसके लिए कल तक यदि स्टेटमेंट नहीं आता है तो आगे की रणनीति हम तय करेंगे फिर क्या करना है। और सबसे बड़ी चौथी बात, ओपी चौधरी जी से वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद लिया जाए, क्योंकि ये मेरे संगठन को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों को, आईएएस लोगों को सिवाय सत्ता के किसी से मतलब नहीं, संगठन विचारधारा क्या होती है। और दुर्भाग्य से हमारे कुछ लोग जो है ना, वो उनके पास जाके घुस रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपका सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं अपने आप को दिल्ली में मजबूत बनाने के लिए, कि साहब हमारे ये लोग तो हमारे पास आते हैं और मैंने इनको इतना पैसा जारी कर दिया। अरे साहब, सवाल पैसे निर्माण और इन सब का काम का नहीं है, सवाल सवाल आपकी विचारधारा का है। ऐसी कैसी कर देंगे लोग, मुख्यमंत्री बन गए तो? क्या आप लोग इतने बड़े हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है?
छोड़ दिया है मैंने आप लोगों के कार्यक्रम में आना सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग की जो संकुचित मानसिकता और काम करने का ढंग है, वो अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नष्ट कर देगी प्रदेश में, और संघ की विचारधारा को खत्म कर देगी, और ये लोग राज करेंगे, पैसे खा खा के लूटेंगे। और आप इनके पास जाके भाई साहब के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और फेसबुक पे सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, माननीय मोपी चौधरी जी के साथ मेरी ये फोटो, पी दयानंद साहब ने आज बड़े हंसते हुए गुलदस्ता किया। 1 सेकंड के लिए आप लोग की बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या? आज मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहा हूं, आप लोग कहते थे ना हमेशा कि सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग पीड़ित हैं, हम सब पीड़ित हैं अपने इन बड़े भाई साहब लोगों से। मैं आज आप लोग को प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आइए, उठिए और खुलकर बात करें। इन लोगों ने यदि पकड़ लिया, अपनी जड़ें मजबूत जमा ली, तो मैं आपको बोल रहा हूं, हम लोग किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े थे। आप याद करिए अपना शुरुआती दौर, भारतीय जनता पार्टी हमारी दिल की पार्टी थी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हमारी विचारधारा जो यहाँ भरी हुई है ना, ये हम लोग उसके कारण जुड़े थे, हम लोग भाई साहब लोगों के कारण नहीं जुड़े थे। भाई साहब लोग आपको इन मुद्दों पे कभी आगे आने नहीं देंगे, हमेशा अपंग बनाएंगे, अपाहिज बनाएंगे भाई साहब लोग। मैंने दे दिया आपको प्लेटफॉर्म, बोल रहे थे ना कौन उठेगा, उठ गया। संगठन को बचाना है, अपनी विचारधारा को बचाना है, आज इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ढूंढे जा रहे हैं मेरी बैकिंग कौन है, आखिर ये आदमी कहां से अचानक प्रकट हो गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बैकिंग ढूंढी जा रही है मेरी, किसके पीछे कौन है पहले पता कर ले, फिर निपटाएंगे इसको। दयानंद साहब, आपकी बैकिंग पता कर दी है मैंने, आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूं आपका जन्म निकल जाएगा, मेरी बैकिंग पता नहीं चलेगी आपको। मैंने आपकी यूपी की बैकिंग भी पता कर ली है, और आप ये ध्यान रखिए वो बहुत मजबूत बैकिंग है, मैं जान रहा हूं बहुत मजबूत बैकिंग है। लेकिन जिस दिन ना हम कार्यकर्ता उठ गए ना, आपको क्रश कर दिया जाएगा उसी संगठन में। वही बैकिंग बोलेगी, अच्छा तुम इतना सब कर रहे थे, रुक जाओ। मेरा नाम लेके इतना सब कुछ खिलवाड़, तो ना मेरी बैकिंग पे ध्यान हटा दीजिए, मेरी एलआईबी पे ध्यान हटा दीजिए, चुपचाप मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं उनके जवाब दीजिए, और ये जिम्मेदारी छोड़कर जाइए, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। अब मेरे साथ जो जो संख्या जुड़ती जाएगी वो मैं देखूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे भरोसा नहीं है आप पर और आपके इस पूरे बैच पर। आपने जनता का भरोसा खो दिया है, खो दिया है, ये लॉस्ट इट। और मैं आज कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैंने हिम्मत कर ली है ना, यदि मेरी हिम्मत में कार्यकर्ता साथ नहीं खड़े हुए, हर कार्यकर्ता का फीडबैक आ रहा है, मैं पता चल रहा है मुझे, बड़े से बड़े हमारे संगठन के पदाधिकारी बड़े खुश हैं, यार कोई तो आया यार, बोला ना यार, कोई तो बोला। तो मेरा आप सबसे कहना है कि कोई बोला से काम नहीं चलेगा, इसको गॉसिप का विषय मत बनाइए। यदि मैंने बोला है, साथ आइए, साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। मुझे आगे रहने का कोई शौक नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिसको आगे आना है, जिसको कैंपेन को लीड करना है, आगे आना है अभियान के लिए, वो आगे आइए। अभियान की जरूरत नहीं है, हमारा संगठन है। जिसको बात करने की जिम्मेदारी लेनी है आगे आइए, लेकिन इस अभियान को रोकिए मत। ये रुक गया ना, सब बर्बाद हो जाएगा, जैसे अभी स्टेट कोलैप्स कर गया है ना गवर्नेंस में। पता है आप लोगों को ब्यूरोक्रेसी क्या कह रही है? ब्यूरोक्रेसी, ये जो कैडर है ना, ये अफवाह फैला रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सीएम साहब पे कोई खतरा नहीं है, सीएम साहब स्थिर हैं। लेकिन ये हमको पता है कि सीएम साहब स्थिर नहीं है। हम लोग इसकी बात करते हैं कि यार अब तो बदलाव होगा, मुख्यमंत्री जी भी बदले जाएंगे, काम अच्छा नहीं चल रहा है। हम लोग क्या गॉसिप करने के लिए बैठे हैं क्या, मुख्यमंत्री जी बदले जाएंगे? भाई साहब, हमारी सरकार का मुख्यमंत्री बदलेगा, हमारी संगठन का बदनामी हमारी है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या किसी और की, ओपी चौधरी की बदनामी नहीं है। बदनामी हमारी है कि हमारा मुख्यमंत्री बदल गया। और क्यों? क्योंकि हम नपुंसक जैसे बैठे हुए थे अपने अपने घरों में, सब चीजें देखते हुए भी ना हंस रहे थे।
अरे यार क्या बोला यार, उखाड़ दिया यार, पूरी ब्यूरोक्रेसी को उखाड़ दिया यार, क्या बोला, मस्त मजा आया। नहीं साहब, काम नहीं चलेगा। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मांग करता हूँ कि सबसे पहले मंत्रालय बदलने का अधिकार तो चूंकि वो एक अलग विषय है, पी दयानंद जी का ट्रांसफर वहां से होना चाहिए 100%। सीएम हाउस से निकालिए, यदि हमको अपनी सरकार बचानी है, हमारी सरकार की छवि बचानी है, हमारी सरकार की विचारधारा को बचाना है। तो मैं बस अब इतना ही कह रहा हूँ, फिर मैं 1 घंटे पहुंच गया, अब क्या करूं, दिल में इतनी बातें हैं कि, तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि बचा लीजिए। भाजपा बचेगी तो सुशासन बचेगा। और ये हैशटैग नहीं है, ये दिल की भावना है, ये एक राष्ट्र की भावना है। जिस राष्ट्र की बात करते हैं, बातों में अखंड भारत करने से कुछ नहीं होगा साहब। क्या कर लोगे ऐसा अखंड भारत करके? ये अखंड भारत छोड़ो, मोहल्ला तार तार कर देंगे ये लोग। इनको सिर्फ आयस से मतलब है। मेरे को चलिए एक बात बता दीजिए, इस बैच ने अपने संगठन और संघ के लिए क्या कर दिया, सिवाय जब आप पहुंचे हैं तो आपको खुश करने के। खैर, रिपीटेशन हो रहा है, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और आशा है कार्यकर्ता उठ जाएंगे, बैठिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।